हेलो एवरीवन, पॉलिटी के सीरीज में आपका अगेन स्वागत है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे राज्यपाल की। ठीक है। भारत के संविधान में राज्य सरकार की परिकल्पना उसी तरह से है जैसे कि केंद्र में है। ठीक है, आपको बहुत ही बढ़िया से पता होगा। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य के कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। राज्य की कार्यपालिका में शामिल है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य के महाधिवक्ता। ठीक है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है जो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। 7वें संशोधन अधिनियम 1956 की धारा के अनुसार एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। वहीं राज्यपाल की नियुक्ति की बात करें तो राज्यपाल ना तो जनता द्वारा सीधे चुना जाता है, ना ही अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति की तरह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उसका चुनाव होता है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से होती है, केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होता है। ठीक है। अमेरिका मॉडल जहां राज्यपाल का चुनाव होता है, वहीं कनाडा में राज्यपाल केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाता है। हमने कनाडा वाला मॉडल को अपनाया है। इनकी योग्यता की बात करें तो वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष हो। इसके अतिरिक्त 2 अन्य प्रावधान हैं। पहला, उसे बाहरी होना चाहिए, उस राज्य से संबंधित ना हो। दूसरा, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के लिए आवश्यक है कि वह राज्य में मुख्यमंत्री से परामर्श करे। इसके अलावा राज्यपाल के पद की शर्तें भी होती हैं, जैसे संसद सदस्य ना हो, ना ही विधानमंडल का सदस्य हो। यदि ऐसा कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो सदन में अपना पद छोड़ना पड़ता है उसको। यदि वह व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त होता है तो राष्ट्रपति द्वारा तय मानकों के हिसाब से राज्य मिलकर उसे वेतन देंगे। वहीं 2018 में संसद ने राज्यपाल का वेतन 1,10,000 से बढ़ाकर 3,50,000 प्रतिमाह कर दिया है। वहीं राज्यपाल की शपथ प्रतिज्ञा की बात करें तो राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। उनकी अनुपस्थिति में उपलब्ध वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलवाते हैं। राज्यपाल की पदावधि की बात करें तो कार्यकाल पद ग्रहण से लेकर 5 वर्ष होता है, किंतु वास्तव में वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करते हैं। वह किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकता है। राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय इनको हटाया भी जा सकता है। राज्यपाल की शक्ति और कार्य की बात करें तो कार्यकारी शक्ति की बात करें तो राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम पर होता है। वह मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। वह राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयुक्त को भी नियुक्त करते हैं ये। इसके अलावा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल, लेकिन उन्हें सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है, न कि राज्यपाल द्वारा। इसके अलावा राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल के लिए सिफारिश भी करते हैं। वहीं विधायी शक्ति की बात करें तो राज्य विधानमंडल के सत्र को आहूत या सत्रवासन व विघटित कर सकता है। वह विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के पश्चात पहले और प्रति वर्ष के पहले सत्र को संबोधित करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद खाली हो तो वह विधानसभा के किसी सदस्य को नियुक्त भी कर सकते हैं। ठीक है। वह राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के छठे भाग को नामित कर सकता है, जिसे साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा का विशेष ज्ञान हो। इसके अलावा दोस्तों, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो वह विधेयक को स्वीकार कर सकता है, विधेयक को अपने स्वीकृति के लिए रोक सकता है। इसके अलावा विधेयक को यदि धन संबंधी विधेयक न हो, विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए वापिस कर सकता है, लेकिन यदि पुनः इसको भेजा जाता है तो इनको सहमति देनी पड़ती है। इसके अलावा राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित भी रख सकते हैं। वहीं वित्तीय शक्ति की बात करें तो वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य बजट को राज्य विधानमंडल के सामने रखता है। राज्य विधायकों को राज्य विधानसभाओं में उसकी पूर्व सहमति के बाद ही प्रस्तुत किया जाता है। बिना उसकी सहमति के किसी तरह का अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। वहीं न्यायिक शक्ति की बात करें तो किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है, उसका प्रविलंबन कर सकता है या विराम, परिहार, निलंबन, लघुकरण कर सकता है। ठीक है दोस्तों, मैंने इसके बारे में राष्ट्रपति वाले वीडियो में बताया है बढ़िया से, आप उसको देख सकते हो। इसके अलावा राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति की बात करें तो राज्यपाल को नाम मात्र का कार्यकारी बनाया गया है, जबकि वास्तविक कार्य मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद करती है। वहीं कहा गया है राज्य की कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी, उसके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा संपन्न होंगी।
अनुच्छेद 153 में यह प्रावधान है। इसके अलावा अपने विवेक के अधिकार वाले कार्यों के अलावा अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल अपने कार्यों को करने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद से सलाह लेगा। इसके अलावा दोस्तों राज्यपाल और राष्ट्रपति की तुलना करें तो संविधान में इस बात की परिकल्पना की गई है कि राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर कुछ स्थितियों में काम कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसके अलावा 42वें संविधान संशोधन 1976 में राष्ट्रपति के लिए मंत्रियों की सलाह बाध्यकारी बना दिया गया है, जबकि राज्यपाल के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं राज्यपाल के विवेक का अधिकार पर कोई प्रश्न उठे तो राज्यपाल का अंतिम निर्णय होता है, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित कर सकता है, ठीक है, इस पे कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति शासन की सिफारिश भी कर सकता है। इसके अलावा राज्यपाल राष्ट्रपति की तरह निम्न स्थितियों में निर्णय ले सकता है, जैसे विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत न मिला हो, या अचानक मुख्यमंत्री की मृत्यु हो गई हो, या विधानसभा में विश्वास मत न हासिल होने पर मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो गई हो। इसके अलावा मंत्रिपरिषद के अल्पमत में आने पर विधानसभा विघटित हो गई हो, तो इस सिचुएशन में राज्यपाल खुद निर्णय ले सकते हैं क्या करना है। वहीं राष्ट्रपति और राज्यपाल के अध्यादेश की तुलना करें तो राष्ट्रपति किसी अध्यादेश को केवल तभी जारी कर सकता है जब संसद के दोनों सदनों में से कोई एक सदन सत्र में ना हो। इसके अलावा राज्यपाल की बात करें तो किसी अध्यादेश को केवल तभी जारी कर सकता है जब विधानमंडल सत्र में ना हो या विधानमंडल के सदन सत्र में ना हो, ठीक है। इसके अलावा राज्य विधानमंडल का सत्र ना चल रहा हो तो वह औपचारिक रूप से अध्यादेश की घोषणा कर सकता है। अध्यादेशों को राज्य विधानमंडल से 6 हफ्तों के भीतर स्वीकार करना आवश्यक है। वहीं राष्ट्रपति और राज्यपाल की वीटो शक्ति की बात करें तो प्रत्येक साधारण विधेयक जब वह संसद के दोनों सदनों चाहे अलग अलग या संयुक्त बैठक से पारित होकर आता है तो राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाता है। तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होता है, जैसे वो विधेयक को स्वीकार कर सकता है, ठीक है, या विधेयक को अपनी स्वीकृति के लिए रोक सकता है। इसके अलावा विधेयक को बिना किसी परिवर्तन के फिर दोनों सदनों द्वारा पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति इसे स्वीकृति अवश्य देते हैं। वहीं राज्यपाल की बात करें तो आप विधेयक को स्वीकार कर सकता है, ठीक है, और विधेयक को अपनी स्वीकृति के लिए रोक सकता है। विधेयक को बिना किसी परिवर्तन के भेजा जाता है तो राज्यपाल इसे स्वीकृति देंगे, ठीक है, या विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। इनके पास 4 ऑप्शन होता है, राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन होता है। वहीं धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास 2 विकल्प है, वह विधेयक को स्वीकृति दे सकता है या स्वीकृति के लिए रोक सकता है। इसके अलावा राज्यपाल की बात करें तो वह विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकता है, वह विधेयक को स्वीकृति के लिए रोक सकता है। इसके अलावा विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराधीन इसको सुरक्षित रख सकता है, ठीक है। तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। धन्यवाद।